अटेंडेंस बोलेगा। योगिता, डोर क्लोज कर, बस छोड़ दो, हो जाएगा। गौरव, तालिब, अंकित, अंकिश, यस सर। अमन, यस सर। आशीष रावत, सोनू, प्रेजेंट। सुजल, विवेक सिंह, मनमोहन, ध्रुव, ध्रुव चला गया, हिमांशु, पंकज, माही, साक्षी, मेहरबान, सुप्रवती, हिमानी, स्नेहा। हो गया मार्क आपका। चलिए प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। CSS syntax, कम इन, क्या नाम है? एक्सटेंशन डॉट HTML। डिफाइन करेंगे डॉक टाइप HTML, ये तो याद हो होंगे ना। टाइटल यहाँ डिफाइन करेंगे लाइक CSS सिंटैक्स, एंड टाइटल क्लोज। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्टाइल टैग, स्टाइल टैग क्लोज, हेड को करेंगे क्लोज, ओपन करेंगे बॉडी, बॉडी क्लोज एंड HTML। सो बॉडी में हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि एक हमने H1 डिफाइन किया,
और हमारा जो टॉपिक है वो है CSS सिंटैक्स। एक हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग CSS का सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं, लाइक जैसे डायरेक्ट हम लोग टैग को टारगेट कर रहे हैं, पी टैग। तो पी टैग की जो भी प्रॉपर्टीज़ आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, लाइक उसका कलर जो है वो डिफरेंट हो जाए कुछ, जैसे कि रेड, एंड उसका जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाए, सेंटर। तो हमने क्या मार्क किया पर सेंटर। तो ध्यान रखना कि जब आप CSS का यूज़ करते हो ना, तो HTML में हमने जितने भी एट्रीब्यूट सीखे हैं उन्हीं को आपने यहाँ पर हैंडल करना होता है ऊपर। तो जैसे हम लोग पी टैग में क्या लिखते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट, बट CSS में क्या हो जाएगा, उसका नेम टेक्स्ट अलाइन। नेम में स्पेस नहीं होगा, बीच में हाइफन होगा, और आप यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ ना करके कॉलन का यूज़ करेंगे, और कॉलन के अगेंस्ट आपने उसकी प्रॉपर्टी का नेम विदाउट कोट, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अलाइन इक्वल टू इन्वर्टेड कोट में सेंटर, राइट या जस्टिफाई, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको CSS के सिंटैक्स लिखने होते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये क्या है, एक आपका ब्लॉक है, ठीक है, यानी कि एक सेलेक्टर हो गया ये। अगर यहाँ पर टैग का नेम डाला है और टैग अगर आपके बॉडी में एग्जिस्ट करेगा तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट होगा, और अगर आपने यहाँ पर कोई टैग ऐसा यूज़ किया जो कि बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। और अगर हम लोगों ने क्लास बनाया होगा यहाँ पर डॉट लगा के, तो आपको वो डॉट यहाँ पर क्या होगा, कॉल कराना पड़ेगा, किसके इक्वल टू, क्लास एट्रीब्यूट इक्वल टू क्लास का नेम, ठीक है। अभी के लिए सबका कलर चेंज हो जाएगा, या जो हम लोग आगे डिफाइन करेंगे सबका कलर रेड ही होगा, और अलाइनमेंट सबका सेंटर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉपी, मैंने अगेन यहाँ पर लिखा पेस्ट, और मैं यहाँ तक लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन। तो अभी आप दोनों स्टेटमेंट देखेंगे वो आपको इस कलर में दिखाई देंगे, रेड एंड सेंटर। तो ये तो गया CSS का सिंटैक्स लिखा कैसे जाता है। हम लोग बात करेंगे इसमें सेलेक्टर्स। जैसे ये था हमारा सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर होते हैं। तो टॉपिक बना देते हैं आपका नंबर 2, नेम रहेगा CSS सेलेक्टर्स। तो 2.1, जैसे सबसे पहला था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, एक्सटेंशन डॉट, आप यहाँ डिफाइन करेंगे HTML, और इसको आप यहाँ से रीनेम करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट यानी कि जितने भी हमारे टैग वगैरह होते हैं, जैसे कि आप अभी P एलिमेंट को हैंडल कर रहे हैं, तो जितने भी P होंगे उन सबका कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा। या अगर आप यहाँ से लिख देते हैं ग्रीन, तो ये आपका ग्रीन आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो बैक आएंगे यहाँ से, तो क्या कलर डिस्प्ले हो रहा है हमें, ग्रीन। तो ये हुआ हमारा इस तरह से एलिमेंट सेलेक्टर, हमने P एलिमेंट को बेसिकली टारगेट किया है, ठीक है। तो ये आपका काम कर गया इस तरह से। नेक्स्ट आपका था ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर एक्सटेंशन डॉट HTML। सो ID के केस में आपके एलिमेंट पर ID एट्रीब्यूट का होना ज़रूरी है, तभी आपका बेसिकली ID सेलेक्टर वर्क करेगा। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक ID डिफाइन कर देते हैं, ID नेम इज़ लाइक डेमो, ठीक है। तो ID को डिफाइन कैसे करते हैं, हैश डेमो। तो जहाँ पर भी डेमो फाइंड होगा उसके ऊपर बेसिकली आपका कलर ग्रीन या रेड जो भी हमने सेट किया होगा वो आएगा, और अलाइनमेंट हमारा चेंज हो जाएगा। ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो इस बार हमारे पास 2 पैराग्राफ है, लेकिन जिसके ऊपर ID हमारा डेमो मेंशन है सिर्फ उसी पार्ट का हमारा कलर चेंज हो रहा है, और अलाइनमेंट जो है हमारा सेंटर में गया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है, कई बार इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या हम लोग ID को मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो आपने मना करना है उस चीज़ में, ठीक है, कि ID क्या होता है, यूनिक होता है। और किसी भी प्रोजेक्ट में ID हम लोग तभी डिफाइन करते हैं जब हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डायनामिकली हैंडल करना होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट या jQuery में, तब आपको ID की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ID जैसे कि सिंपल सा ध्यान रखना, हमारी डे टू डे लाइफ में हम सबकी ID क्या होती है, यूनिक होती है। सबका आधार डिफरेंट है, आगे चलोगे पैन कार्ड सबका डिफरेंट होगा, हर एक चीज़ सबकी यूनिक रहती है हमेशा।
तो उसके बेसिस पर चीज़ों को फाइंड आउट करना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। अब एक ही आईडी अगर मल्टीपल लोगों को असाइन होगी तो हमें पता नहीं चलेगा बेसिकली कि किसका कंटेंट किसको बिलोंग कर रहा है। तो एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको कि अगर आप आईडी को इस तरह से रीयूज़ करते भी हो तो इसका आउटपुट आ जाएगा HTML में। जब तक जावास्क्रिप्ट या jQuery नहीं है तब तक आपको उसका आउटपुट मिलेगा। देख रहे हैं, सेकेंड टाइम अगर हमने यूज़ किया तो यहाँ भी हमारा ग्रीन और सेंटर हो रहा है। बट जब आप इसको जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट करोगे तब वहाँ पर उस केस में आपका जावास्क्रिप्ट ट्रिगर नहीं करेगा, क्योंकि वो 2 एलिमेंट फाइंड कर रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो सेकंड वाला आपका होगा उसको ट्रिगर करेगा, पहले वाले एलिमेंट को स्किप करेगा उस केस में। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज कि एक आईडी को एक ही बार यूज़ किया जाए, दोबारा यूज़ हमने नहीं करना है। फिर होता है हमारा क्लास सेलेक्टर। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन आपको फिर से ब्रश अप दे रहे हैं। क्लास सेलेक्टर, इसमें हम लोग ये क्या यूज़ करते हैं, डॉट का। और क्लास सेलेक्टर के केस में क्या होता है कि आप एक क्लास को मल्टीपल टाइम रीयूज़ करा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डॉट डेमो, ओहो यानी कि डॉट, तो आईडी एट्रीब्यूट का नेम हम लोग बदल क्या करेंगे, क्लास। क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट, लाइक जैसे मैं अरीना एनिमेशन को भी जाके यहाँ से डेमो क्लास दे देता हूँ। सो आप यहाँ नोटिस करेंगे दोनों एलिमेंट का कलर हमारा डिफरेंट है। अब इसमें और हमारा डायरेक्ट एलिमेंट सेलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, मान लीजिए हमने एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया बट उसमें हमने क्लास का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट लिखा है एप्टेक लिमिटेड, तो ये कैसा रहे, नॉर्मल है ना। बट अगर पी टैग अगर आपने टारगेट किया था तो क्या होता है, जितने भी पी होते हैं इस डॉक्यूमेंट में सभी का कलर हमारा ग्रीन और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर मिलता है हमें। आईडी सेलेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे क्लास सेलेक्टर के अंदर नंबर 4, द क्लास सेलेक्टर फॉर ओनली p एलिमेंट एक्सटेंशन डॉट HTML। अब जरा डिफरेंस समझेंगे। हाँ, क्लास कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। अभी इसका आप डेमो देखिए। लेट्स से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कलर ग्रीन टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो दोनों का सेम ही हो रहा है काम। अब मान लो क्लास को अगर मैं यहाँ पर H1 में कॉल कर देता हूँ तो आपको देखेंगे इसका भी आपको कलर डिफरेंट मिलेगा और पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ है ना। बट हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस बार पैराग्राफ जहाँ पर है वहाँ पर ही अप्लाई हो, और कहीं पर अगर डेमो यूज़ हुआ है तो वहाँ पर अप्लाई ना हो। तो उस केस में आप यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, पी डॉट डेमो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेमो क्लास है आपका पी सेलेक्टर पर ही एप्लीकेबल होगा। सो कहने का मतलब ये कि वैसे हमारा डेमो जो अप्लाई किया था हम लोगों ने वो तीनों जगह पर काम कर रहा था, बट जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करेंगे तो आपका पी वाला पार्ट इफेक्टिव रहेगा, जो हमारा नॉर्मल हमने लिखा था हेडिंग के लिए वो वाला पार्ट आपका हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो कि आपका जो क्लास है अगर कहीं पर यूज़ हो रहा है तो वो सिर्फ सेलेक्टेड एलिमेंट पर काम करे, ना कि सभी के ऊपर। समझ आया, कन्फ्यूज़न है, क्लियर है। नेक्स्ट, नहीं आया, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें। सर वो ये तो समझ आ गया, क्लास जो आपने बताई थी हाँ भी कॉल करा सकते हैं। हाँ, वो ऊपर जो आप बता रहे थे वो नहीं समझ आया कि खाली पैराग्राफ कैसे वो करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और आपका एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट पर कॉल हो रहा है, मल्टीपल एलिमेंट से मतलब हमारा जैसे हेडिंग हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, स्पैन हो सकता है, डिव हो सकता है, बट हम चाहते हैं कि ये मेरा सेलेक्टेड क्लास सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक एलिमेंट पर काम करेगा। मे बी वो पी हो सकता है, मे बी वो डिव हो सकता है। अगर सिर्फ डिव पर चलाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डिव डॉट डेमो, तो जितनी जगह पर वो पहले वर्किंग था अब वो सिर्फ डिव के ऊपर फंक्शनल होगा। अगर हमने लिखा पी डॉट डेमो तो यहाँ पर आप देखेंगे हेडिंग और पैराग्राफ दोनों जगह पर हमने अप्लाई किया हुआ है, बट उसका जो रिजल्ट दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पर मिलेगा आपको। क्लास का नाम लिखना है। हाँ, पी डॉट क्लास का नेम, ठीक है, उस तरह से बेसिकली काम होगा। नेक्स्ट,
an HTML element that refer to two classes. तो क्या हम लोग किसी HTML एलिमेंट पर एक से ज़्यादा क्लास असाइन कर सकते हैं या नहीं? सो यस, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी टेम्पलेट्स के अंदर एक ही एलिमेंट पर मल्टीपल क्लासेस पास की हुई है. तो आप यहाँ आएंगे, इसका टाइटल हम रीनेम करेंगे. यहाँ पर ये छूट गया था हमसे. नंबर 5, सो इस केस में आपको दो क्लासेस की ज़रूरत होगी. तो जैसे कि मेरे पास एक क्लास में बना देता हूँ यहाँ पर लाइक पी डॉट सेंटर कमेंट. एक हम लोग क्लास बना देते हैं यहाँ पर जैसे कि पी डॉट लार्ज. लार्ज में जाके हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज डिफाइन कर देते हैं जैसे कि 300%. ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है. यहाँ काम करना था मैं. पी डॉट लार्ज एंड पी डॉट सेंटर. तो इस तरह से अपने पास दो क्लास यहाँ पर अवेलेबल है. तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि सेंटर, और इसको भी हमने यहाँ पर सेंटर डिफाइन किया हुआ है. अब एक फॉन्ट का जो है हम लोग एक पैराग्राफ का टेक्स्ट का जो साइज हम लोग चेंज भी करना चाह रहे हैं, सेंटर भी करना है प्लस साइज को भी हमें डिफरेंट करना है. तो हमने क्या लिखना है, स्पेस लार्ज. करा सकते हो. तो अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर लाइन भी हुआ है प्लस हमारा फॉन्ट का साइज चेंज भी हो रहा है. ठीक है, तो ऐसा आप मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो. तो जैसे मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, और प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया एग्जांपल के लिए, अलाइन आइटम हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया. तो उस तरह की प्रॉपर्टी आपको बार बार ना डिफाइन करनी पड़ती है ना. तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से क्लास बना के रख लो. जैसे कि डिस्प्ले फ्लैक्स आपने लिख दिया डी फ्लैक्स, और उसके अंदर डिस्प्ले में आप जाके अपनी प्रॉपर्टी सेट करके आ जाओ फ्लैक्स. तो जब भी आपको फ्लैक्स करना होगा पर्टिकुलर टैग पे जाके डी फ्लैक्स लिख दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, है ना. आपको अलाइन आइटम सेंटर करना है या अलाइन आइटम जस्टिफाई करना है आपने, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. हर एक चीज़ की अलग अलग क्लास बना के रख लो, बोल्ड की, इटैलिक की, अंडरलाइन की, स्ट्राइक की, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो बस पर्टिकुलर क्लास को कॉल कर दो वहाँ पर. ठीक है, तो आपको हर एक एलिमेंट में बार बार जाके वो कॉमन चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इस टेक्निक की हेल्प से. तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 का एग्जाम्पल क्रिएट किया है, ये मल्टीपल हो सकते हैं. ठीक है, आप 3, 4, 5, 6, 7 जितने डिफाइन करना चाहें प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो हम लोग स्टार लगा के डिफाइन करते हैं. एक्सटेंशन डॉट HTML. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे स्टार कर्ली ब्रेसेस अपेंड. जो भी आप चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट लाइन लाइक सेंटर, और कलर जो है वो हमारा क्या हो जाए, ब्लू हो जाए. आप यहाँ से सब डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर फिलहाल अभी हमारे पास कोई भी क्लास नहीं है इसके अंदर, इसको हटाइए. और अब जब आप इस फाइल को रन करेंगे तो सभी का अलाइनमेंट क्या हो गया, सेंटर, और कलर क्या हो गया, ब्लू.
तो जैसे अभी तक हम लोगों ने यूनिवर्सल में ट्राई किया था सिर्फ मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, बॉक्स साइजिंग इज़ बॉर्डर बॉक्स। तो अगर आपने वन गो में पूरे डॉक्यूमेंट को हैंडल करना है और वो प्रॉपर्टीज़ आप यूनिवर्सल रखना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने यूज़ करना है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप एंटायर डॉक्यूमेंट को वन गो में इजीली हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर्स एक्सटेंशन डॉट HTML। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर H1 भी है और पैराग्राफ भी अवेलेबल है। मैं ये मैसेज यहाँ से करता हूँ कट, इसको हम लोग कर देते हैं लाइक H2। सो अभी क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है तो आप देखेंगे सभी का कलर जो है आपको एक जैसा ही मिलने वाला है ना। हम यहाँ पर ग्रुपिंग सेलेक्टर की बात करें तो ग्रुपिंग कैसे काम करता है। लेट्स से हमने लिखा है यहाँ पर H1, हम चाहते हैं हमारा H1 जो है वो ब्लू और सेंटर में हो। आपको लगता है कि नहीं H1 के साथ मुझे H2 भी सेम कंडीशन में रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे H1, H2। हाँ नहीं, ग्रिड में अलग तरीके से होता है। ग्रिड में टेम्पलेट एरिया और ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो इसको आप ग्रिड से रिलेट नहीं करना। ठीक है, ऐसे अगर आपको लगता है कि मेरे को पैराग्राफ का भी अपना कंट्रोल करना है तो इस तरह से आप कॉमा लगा लगा के सभी को इजीली हैंडल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन की। तो यहाँ पर आप जाएंगे, एक टॉपिक बना लेंगे नंबर 3 और ये रहेगा CSS हाउ टू वेयर टू। तो टॉपिक नंबर है 3.1, हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS आप सभी लोग जानते हो है ना, हमें एक फाइल डॉक्यूमेंट से बाहर सेव करना होता है। इस तरह से हमने इसको बना लेना है। तो क्या टैग लिखते हैं हम लोग इसके लिए, लिंक href। जो भी आपकी फाइल का नेम होगा वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट। ठीक है, अब ये आप कहीं भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हो, ऐसे भी ये काम करता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया इसका नेम एक्सटर्नल CSS। तो एक नोटपैड ओपन करेंगे आप और इसको आपने सेव कर लेना है आज की डेट में और इसको हम लोग नेम देंगे स्टाइल डॉट CSS। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, केस सेम होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करा के चेक करेंगे सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। हम चाहते हैं हमारा H1 का कलर कुछ डिफरेंट हो जाए, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा H1 और मैं यहाँ जाके कलर डिफाइन किया है लाइक रेड। Ctrl+S करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कलर चेंज हो रहा है। तो एक्सटर्नल हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है इसके अंदर। इस तरह से अगर आप चाहते हैं H1 और H2 दोनों का चेंज हो जाए तो H1, H2 आप देख सकते हैं काम कर रही हैं चीज़ें। तो एक्सटर्नल हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं ना तो वेबसाइट में क्या होता है, मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मल्टीपल पेजेस के अंदर एक साथ सारी चीज़ें हैंडल हो। जैसे क्लाइंट ने बोल दिया भाई रेड कलर नहीं, मेरे को ब्लू कलर कर दो।
अगर आप मान लो कि 50 पेज की वेबसाइट होगा, 50 पेज ओपन करोगे, सबके इंटरनल में जाके ढूंढोगे H1 कहाँ लिखा है, देन उसका कलर चेंज करोगे। लेकिन एक्सटर्नल होने से फ़ायदा क्या होगा कि आपने एक्सटर्नल में फाइंड करना है H1 हमने कहाँ लिखा है, पूरे 50 के 50 पेज में वन गो में आपका एक ही फाइल से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका काम आसान तरीके से बढ़िया फास्ट स्पीड में होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरनल। तो अभी तक के जितने भी आपने एग्जांपल देखे हैं आज, वो सारे क्या थे हमारे इंटरनल, जो कि हेड टैग में स्टाइल टैग के अंडर में आप लोग डिफाइन करते हैं। इंटरनल CSS एक्सटेंशन डॉट HTML। यहाँ पर आप लिखते हैं स्टाइल टैग क्लोज, और जो भी आप चेंजेस यहाँ से अप्लाई करना चाहें डिफाइन करिएगा। कलर इज ग्रीन, तो हमारा H1 का कलर क्या हो गया, ग्रीन। इस तरह से आप चेंज करोगे। इसी का आपका थर्ड टाइप आता है इनलाइन, नंबर 3। इनलाइन CSS। सो इस केस में क्या होगा कि आप क्लोज टू टैग काम करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट का आपने यूज़ करना है। आप यहाँ लिखेंगे जाके जो भी कलर आप रखना चाहें या फॉन्ट साइज चेंज करना चाहें। हमने लिखा कलर हो जाए लाइक ब्लू। सो ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट इनलाइन, तो क्या दिखाई दे रहा है हमारा, कलर इज ब्लू। सो इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन यूज़ करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपने एक्सटर्नल में H1 का कलर कुछ डिफरेंट डिफाइन किया, बट उसी फाइल में HTML के अंदर आके आप H1 का कलर कुछ और कर देते हो, तो एक्सटर्नल का कलर जो होगा वो इंटरनल क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, मतलब कलर चेंज होगा। और अगर आपका यहाँ पर इनलाइन भी यूज़ हो रहा है तो इंटरनल के कलर को जो है वो आपका इनलाइन ओवर चेंज करेगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे जो पावरफुल होता है, जो क्लोज टू लिखा जाता है टैग, वो आपका पावरफुल होता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर टैग की क्लोज आके लिख तो दिया, काम भी आपका चल गया, और आपने पूरा वेबसाइट इस प्रोसेस के साथ बना लिया, तो प्रॉब्लम कब फेस करेंगे, जब क्लाइंट एंड से आपके पास कुछ चेंजेस की रिक्वेस्ट आएगा ना। तो जहाँ एक्सटर्नल में आप सिर्फ H1 टैग में चेंज करते, सारे वेबसाइट में चेंज हो रहा था, इंटरनल में ऐसा नहीं होगा। इंटरनल में आप जहाँ H1 पर करेंगे तो सिर्फ उस सेलेक्टेड पेज में होगा। इनलाइन के केस में क्या होगा कि आपको हर बार हर एक टैग में जा जाके चेंजेस करके आने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी पेनफुल और टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा आपके लिए। सो बेस्ट रहता है हमेशा इंटरनल लिख के उसको एक्सटर्नल में कन्वर्ट करो, जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। या फिर डायरेक्ट आप एक्सटर्नल फाइल बनाओ, उसके साथ आप काम कीजिए। तो इनलाइन को हमने अवॉइड करना है। तो इनलाइन का यूज़ कब करना है, मान लो जैसे कि हमारे 50 पेज की वेबसाइट है, लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर पेज में पर्टिकुलर हेडिंग में ही सिर्फ चेंज करना है। तो अगर आपका परसेंटेज अगर पूरे टोटल पेज की वेटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए 5% तक जा रहा है अप टू, तब आप इनलाइन चलाइए, अदरवाइज़ आपने नहीं चलाना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी लाइन को अपडेट करना है, एक्सटर्नल में जाके आप कस्टम्स की पहले पूरी क्लास लिखोगे, फिर लाके उसको इंपोर्ट कराओगे, फिर उस क्लास को जाके आप कॉल करोगे। सो बेटर इसकी छोटा मोटा चेंजेस है तो इनलाइन चला लो। तो इसको ऐसा समझो जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि आटे में नमक, ये नहीं कि पूरा वेबसाइट ही बना डालो, तो बन तो जाएगा, मना नहीं करेगा, चेंजेस नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल स्टाइल शीट का एग्जांपल देखेंगे। एक्सटेंशन डॉट HTML। तो मल्टीपल स्टाइल शीट से मतलब ये होता है हमारा
कि क्या हम लोग यहाँ पर मल्टीपल स्टाइल शीट कॉल कर सकते हैं या नहीं। तो ऊपर जाएंगे, टॉपिक बना लेंगे, मल्टीपल स्टाइल शीट। तो अब आप यहाँ देखें, हम यहाँ पर एक स्टाइल टैग डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो आप कलर किसका चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि पैराग्राफ, हम चाहते हैं पैराग्राफ का कलर हमारा ब्लू हो जाए, और इसका हमने स्टाइल टैग को क्या किया, क्लोज। अब इसी फाइल में मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फाइल को भी कॉल कराया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिंक href, क्या रखा था नेम हमने, स्टाइल डॉट css, relevancy with document is style sheet। ओके, तो चेक करेंगे हमने एक्सटर्नल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ जाइए, मल्टीपल स्टाइल शीट फाइल हमने ओपन की है। तो हमने यहाँ पर अपने करंट डॉक्यूमेंट में क्या किया, पैराग्राफ का कलर ब्लू, और एक्सटर्नल में जो हमारा हैंडल हो रहा है वो H1 और H2 का कलर हैंडल हो रहा है। कंट्रोल यू कर सकते हैं, स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा H1, H2। ग्रुप सेलेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर को रेड। अब मान लो कि यही कोड मैं इंटरनल में लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कलर को जाके रिक्वेस्ट किया रेड से क्या हो जाए, ग्रीन। तो चेक करेंगे क्या एक्सटर्नल वाले पार्ट को इंटरनल वाला कोड ओवरराइड कर रहा है या नहीं। सो कंट्रोल एस एंड रीलोड, हो गया चेंज। तो एक्सटर्नल को इंटरनल चेंज करता है और इंटरनल को इनलाइन। H2 का कलर चेंज कर रहे हैं, लिखेंगे कलर ब्लू, ठीक है। तो एक्सटर्नल क्या हुआ, डॉक्यूमेंट से सबसे दूर हो गया, तो वो ग्लोबल काम करेगा। लेकिन उस केस में ध्यान रखना कि इंटरनल में आपका उस क्लास के साथ या उस पर्टिकुलर टैग के नेम के साथ कोड नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। अगर आपका इंटरनल के साथ में इनलाइन चल रहा है तो इनलाइन आपका इंटरनल को ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पावरफुल जो होता है वो इनलाइन होता है, लेकिन इसको यूज़ में हमने ना के बराबर लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक सिनेरियो बना के देखते हैं, उसको ज़रा ट्राई करेंगे। जो हमारी फाइल है उसको ओपन करेंगे आप। यहाँ पर फाइल का नेम क्या है, स्टाइल। हम इसके आगे जाके क्या लिख देते हैं इधर, इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमने इम्पोर्टेंट मार्क किया है यहाँ, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग ओपन रख लेते हैं इसी तरह से। वापस अपनी फाइल में आओगे और यहाँ पर रिफ्रेश करोगे आप। अब सिनेरियो देखो बदल गया, हमने H1 H2 में क्या लिखा हुआ है, ग्रीन। तो क्या ग्रीन कलर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमने एक्सटर्नल में कमांड लिख दिया कि इंटरनल इसको ओवरराइड ना कर पाए। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पर ऐसा सिनेरियो बन गया कि किसी ने H1 H2 दोबारा से कोड कर दिया तो कलर ना बदले, तो जिसने उसका कोड लिखा होगा एक्सटर्नल का वो क्या लिख देगा वहाँ पर, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट को इंटरनल ओवरराइट नहीं कर पाएगा, कब तक, जब तक इम्पोर्टेंट इंटरनल पर भी ना लिखा हो। अब देखो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो कैसे होगा, अब यहाँ जाके लिख देंगे अगेन कि ये भाई जो हम लोग ग्रीन कलर बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, चेंज आपने करना ही करना है, ठीक है। तो जाइए और यहाँ से जाके अपने पेज को क्या करना है, रिफ्रेश। तो हमारे पास एक तरीका होता है बचाने का, तो आप इंपॉर्टेंट बाहर लिख दोगे तो इंटरनल वाला उसको नहीं बदलेगा जब तक इंटरनल वाले पर भी इंपॉर्टेंट मार्क ना कर दिया जाए तब तक, समझ गए। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ आना ज़रूरी है। अब जैसे इंपॉर्टेंट हमने आज तक यूज़ नहीं किया, आज पहली बार यूज़ किया ना, तो इंपॉर्टेंट का ये फ़ायदा होता है। चलिए कंट्रोल एस, नंबर 5, कैस्केडिंग ऑर्डर, extension.html।
तो यहाँ तक की प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं? आ गई? चलिए, चलो मैं एक्सटर्नल भी रख लेता हूँ। हम लिखते हैं लिंक और href, क्या नाम रखा था हमने? स्टाइल डॉट सी एस एस। कॉल ही कर लो उसको। इस तरह से यहाँ पर मैं जो बॉडी का कलर है वो कुछ डिफरेंट कर देता हूँ। तो क्या लिखते हैं? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं कलर के ऊपर तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर, जिसको हम लोग हाइफन बोलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिन डिफाइन किया है। फाइल को सेव करेंगे, यहाँ आएंगे कैस्केडिंग ऑर्डर में, कलर हमारा चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, हमने यहाँ पर जाके लिखा बैकग्राउंड कलर, कलर क्या हो जाए? लेवेंडर हो जाए। चेंज हो रहा है। तो मैंने ये फाइल कैस्केडिंग ऑर्डर के अलग से बना दी। तो कैस्केडिंग ऑर्डर में ध्यान रखना, एक्सटर्नल को रिप्लेस कर रहा है इंटरनल, इंटरनल को रिप्लेस कर रहा है इनलाइन। ठीक है, तो इंटरव्यू में इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग ऑर्डर। तो आपसे पूछे जाए कैस्केडिंग ऑर्डर क्या होता है तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी चीज़ों को। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इसके अंदर कमेंट, जिसमें सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन कमेंट आते हैं। इसको हम बोलेंगे सी एस एस कमेंट। लिखेंगे इसको 4.1 सिंगल लाइन कमेंट, एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। ओपन करिए फाइल। सो हमें यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कोड को कमेंट करना है, तो फिलहाल मैं यहाँ से ये पार्ट हटा रहा हूँ और इस पार्ट को भी, इसको नेम देंगे जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया फॉन्ट फैमिली। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है हमारा? टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट साइज कितना होता है? 16। तो हमने यहाँ पर फॉन्ट को एरियल चेंज कर दिया। ठीक है, फॉन्ट साइज like 24 pixel and color is red. कंट्रोल एस और इस फाइल को हम लोग रन कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लो साइज जो है वो चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर आप सिंगल लाइन कमेंट अपना कैसे डिफाइन करो? तो यहाँ पर आपने लिखना है स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बंद होगी हमारी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट बनाना है, एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल, फाइल का नंबर हो जाएगा 2। सो इस केस में आपने मेरी प्रॉपर्टी को इस तरह से लिखना है। ठीक है, शुरू कहाँ करना है, एंड कहाँ करना है। अभी हमारी दो चीज़ें एक साथ बंद होने वाली हैं, कलर और साइज। ट्राई करेंगे मल्टी लाइन कमेंट, तो सिर्फ हमारा फॉन्ट चेंज हुआ,
बाकी कलर और साइज चेंज हमारा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने दोनों को क्या किया, डिसेबल। तो कोई कोड आपको लगता है कि भाई आपको इंपॉर्टेंट है बट आप उसको रेंडर करना नहीं चाह रहे हो, तो आपने उसको क्या कर देना है, कमेंट में डाल देना है। ठीक है, तो कमेंट के दो काम है, एक तो आप कमेंट में कोड को बंद कर सकते हो, दूसरा कमेंट में आप कोड को एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये कोड हमने किस लिए लिखा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सीएसएस में कलर। सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो आप यहाँ जाएंगे और लिखेंगे स्टाइल टैग के अंदर जैसे कि बॉडी, और यहाँ जाके लिखेंगे आप बैकग्राउंड कलर। तो जो भी आपको कलर समझ में आता है, जैसे कि हमने डिफाइन किया एक्वा, और इस फाइल को आपने करना है यहाँ से रन, तो आपका इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर हम लोग बॉडी का भी चेंज कर सकते हैं, बॉडी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंस्टेड ऑफ बॉडी मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक जैसे कि H1, मैंने लिखा है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन। काम कर रहा है। ऐसे आप यहाँ से किसी और डिफरेंट एलिमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि पैराग्राफ, हमने इसको नेम दिया यहाँ पर बेबी पिंक। ठीक है, तो बेबी पिंक के नाम से नहीं है, तो आप ओनली पिंक डिफाइन करके ट्राई करके देखो, काम करेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर समझ आ रहा है। तो ऐसे आप कलर वगैरह सेट करा सकते हो। तो एंटायर बॉडी का अगर कोई डिप बनाया तो डिप के अंदर बैकग्राउंड कलर, तो पर्टिकुलर कंटेनर का, अगर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के अंदर बैकग्राउंड अगर आप मेंशन करें तो पर्टिकुलर एलिमेंट के बैकग्राउंड का कलर भी आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है आपका बैकग्राउंड कलर चेंज। सिमिलरली अब अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। सो अगर एंटायर बॉडी में चेंज करना है तो हम लोग यहाँ जाके लिख देंगे कलर इज एक्वा। तो आप देखेंगे एंटायर बॉडी में जितने भी नंबर ऑफ टैग है जो टेक्स्ट को कंटेन कर रहे हैं, सभी का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है, तो जो भी कलर आपको समझ में आता है वो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे, वर्क करेगा। पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको पता ही है, आप यहाँ से पैराग्राफ लिख देंगे, ग्रीन, हेडिंग का चेंज करना है, तो नंबर लगाइएगा H1 और H2। ठीक है, तो सभी को अलग अलग कलर दे सकते हैं उस तरह से। तो जो मैंने प्लेलिस्ट दिया था प्रॉपर्टीज कहाँ तक देखा उसमें आप लोगों ने?
कौन सा टॉपिक था उसमें? अच्छा, तो बताइए फिर प्रॉपर्टीज देख के सीख पाओगे, सब क्लास में करानी पड़ेगी? देखो, अगर वीडियो देखोगे तो बहुत इजीली सीख जाओगे, ठीक है। वो बात अलग है कि आलस्य की वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो, अगर जो प्रॉपर्टीज़ वाला टाइम अगर हम लोग क्लासरूम में अगर अपना बर्न कर लेंगे ना, तो जो जावास्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, फिर वो आपकी नहीं हो पाएंगी। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। तो जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आप वहाँ से सीखो, क्योंकि वो मुझे यहाँ कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आप देखो, 1 घंटे का वीडियो होता है, 1 घंटा आप क्लास में भी टाइम दे रहे हो अपना, और वहाँ भी सेम मैंने ऐसे ही एक एक चीज़ डिफाइन की हुई है। तो उसको आप पूरा देखो। हर क्लास, मतलब जैसे अल्टरनेट डेज में आपकी क्लास होती है ना, तो जैसे आज की डेज में आपकी जावास्क्रिप्ट चल रही है, तो नेक्स्ट क्लास में आपने वहाँ पर अपना एक प्रॉपर्टी पूरी करनी है उधर से। तो वो ट्राई करके देखो। सारे प्रॉपर्टीज़ आपके नॉलेज में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता जब आपको डिज़ाइन बनाने बैठेंगे तो कौन सा आपका प्रॉपर्टी काम में आ जाए, ठीक है। जैसे अभी आपको इंपॉर्टेंट सीखने के लिए मिला, तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन है। क्योंकि देखो, सी एस एस इतना बड़ा टॉपिक है ना, कितना ही सीख लो कम ही है। सी एस एस लाइक इंग्रेडिएंट। जैसे घर में लोग कुछ खाना बना रहे होते हैं ना, तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस ट्राई करते हो उसके अंदर, तो कुछ अमेजिंग बन के तैयार होते हैं। सो वैसे ही सी एस एस है, 10 प्रॉपर्टी मिलाओ, कुछ आउटपुट निकल के आएगा, है ना। तो 1 से 1.5 घंटे, 1 घंटे से ऊपर का उसमें कोई वीडियो है नहीं। 1 घंटे से ऊपर उसमें कोई वीडियो है नहीं, तो अपना एक हेडफोन लगाओ, तरीके से प्रॉपर देखो, और साथ साथ ट्राई भी करके देखो जो प्रॉपर्टीज है, या फिर पहले देख लो फिर ट्राई करके देखो किस प्रॉपर्टीज से क्या काम हो रहा है। इसी तरह से जैसे बॉर्डर का आपने चेंज करना हो, सेट द बॉर्डर कलर। अभी तक डिज़ाइन बनाया किसने? कोई नहीं? हम्म वो बना के क्या फ़ायदा? मैंने पूरा फोल्डर दिया पीएचडी का, वो ट्राई करो। 20 लोगों से सिर्फ एक ही बंदा बना रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपने एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेट डिफरेंट कलर वैल्यूज। सो डिफरेंट कलर वैल्यू से हमारा मतलब, जैसे कि आप RGB कॉल करना चाह रहे हो, HSL कॉल करना चाह रहे हो, RGBA कॉल करना चाह रहे हो, उस तरह की चीज़ें। डिफाइन करेंगे जैसे कि H1 टैग, और यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे कि बैकग्राउंड कलर। तो बातें मत करो प्लीज़। हमने लिखा है यहाँ पर RGB, और रेड ग्रीन ब्लू में अपना कोड कोई भी डिफाइन करो, जैसे 255, 99, 71।
तो आप ट्राई करेंगे आपके H1 में क्या कलर बेसिकली आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका RGB। ऐसे हम लोग H2 का कुछ डिफरेंट कलर सेट करना चाह रहे हैं, तो आप H2 को कॉपी करेंगे और यहाँ बैकग्राउंड में जाके RGB की जगह पर हम लोग हेक्स कोड का यूज़ करेंगे। तो हमने जैसे लिखा FF डाल दो, यहाँ पर 6347 डाल दो, तो आप देखेंगे आपके H2 का बैकग्राउंड कलर कॉल हो गया। तो ये हमने इसी का कोड डाला है कि इसका कोड क्या बनेगा। इसी तरह से H3, इस पर हम लोग यूज़ करेंगे HSL, ह्यूज सैचुरेशन लाइट। यहाँ जाइए, लिखिए 9,100%, 64%। तो अगर हम लोग कोई H3 यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें इसका रिजल्ट दिखाई देगा। कंट्रोल एस, है ना। तो RGB से भी सेम आउटपुट आ रहा है, HSL से भी सेम आउटपुट आ रहा है, हेक्स कोड से भी सेम आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, अगर आपने इसमें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है तो HSL में भी आप अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं। A स्टैंड फॉर अल्फ़ा। तो कितना लाइट करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग 0.5, ये हो जाएगा हमारा 5। और RGB में भी हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं RGBA। अरे क्या हो गया, दोबारा डिफाइन कर दो। RGB 255 99 71। अब कॉपी करो, इसमें लाके कॉल करो। यहाँ पे क्या लगाएंगे, A स्टैंड फॉर अल्फा। कितना लाइट करना है, 0.5। तो 4-5 हमारे पास नहीं है, तो 4-5 यहाँ डिफाइन करेंगे। 5-4-4-5। ठीक है, काम करेंगे चीज़ें। तो ऐसे आप अपना कोड, अपना RGB, RGBA, हाँ, फिर आपको उसमें डबल वैल्यू लिखना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं उस चीज़ का। वो हम लोग तब ट्राई करते हैं जब इमेज के ऊपर आपको कलर लेके आना होता है। ठीक है, क्योंकि आपका इमेज जो होता है हमेशा कलर के ऊपर आता है, लेकिन ग्रेडियंट की हेल्प से आप इमेज के ऊपर कलर लेके आ सकते हो, तब हमने ट्राई करना होता है। तो ये ट्राई करके देखिएगा। आज के लिए इतना रख रहे हैं।